Hello everyone, today's video is of inter second year civics lesson local governments. इस लेसन में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और जो गाँव में किस तरह से गवर्नमेंट होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स लाए गए थे 1992 में, जो कि लोकल गवर्नमेंट से डील करते हैं। और लोकल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने का आइडिया बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था और इन्होंने ही रिकमेंड किया था और इनकी रिकमेंडेशन को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट किया था 1958 में। आर्टिकल 243A ग्राम सभा से डील करता है। आर्टिकल 243(1) स्टेट फिनेंस कमीशन से डील करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है। और एट प्रेजेंट हमारे पास ग्राम पंचायत है तेलंगाना में, जो कितने हैं 12,751 है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपने ये वर्ड सरपंच तो सुना ही होगा। ये विलेज का हेड होता है, यानी कि यही सारे फैसले करता है ग्राम पंचायत में। जो गांव होते हैं वहाँ पर इनका एक जो लीडर होता है उसको सरपंच कहा जाता है। मंडल प्रजा परिषद भी होता है और मेयर भी होता है। मेयर तो आप जानते ही है। जो सिटीज़ होते हैं, बड़े शहर होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ पर एक पॉलिटिकल हेड होता है जिसके पास पावर्स होते हैं शहरों में काम करने की, उसके लिए उसको मेयर कहा जाता है। हम जानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सबसे बड़ी होती है और यूनियन गवर्नमेंट भी कही जाती है। और स्टेट गवर्नमेंट होती है जो स्टेट्स में होती है और हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है। लेकिन जो गांव होते हैं, छोटी छोटी इलाके होते हैं, जो टाउन्स होते हैं, वहाँ पर रूल करने के लिए भी एक गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं। लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो गाँव होते हैं, जैसे कोई छोटे से डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि पंचायती राज नाम की गवर्नमेंट होती है। और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, यानी कि शहरों के इलाकों में हम देख सकते हैं वहाँ पर नगर पालिका होता है, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। ये नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से चलती आ रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और महाभारत के टाइम में भी हम देख सकते हैं कि पंचायत था उस टाइम पर भी। और एक इम्पॉर्टेंट बुक जो कि इंडिका है, मैगेंथिसी ने लिखा था और उन्होंने कहा था कि लोकल गवर्नमेंट इंडिया में पहले से है। और जो चोलास थी, चोलास यानी कि एक किंगडम था जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले बार लोकल गवर्नमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद मुगल्स ने भी इंट्रोड्यूस किया था इस पंचायती राज सिस्टम को, गांव के सिस्टम को, गांव के गवर्नमेंट्स को। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तब लॉर्ड रिपॉन को कहा जाता है कि वो फादर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स है। मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है गाँव के गवर्नमेंट के लिए। अब हम मेन प्रोविजंस देखेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि लोकल गवर्नमेंट बनाई जानी चाहिए और हर एक स्टेट में लोकल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, और इसे ही हम प्रोविजंस कहते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट में 1992 ईयर में। यहाँ देख सकते हैं ग्राम सभा, आर्टिकल 243A ये ग्राम सभा से डील करता है और इसके अंदर बताया गया है कि हर एक जगह ग्राम सभा का होना ज़रूरी है। ग्राम सभा मतलब जो लोग होते हैं गांव में, जो 18 ईयर्स के अबव होते हैं, जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, यानी कि जो लोग वोट डाल सकते हैं, उन्हीं लोगों को हम ग्राम सभा कहते हैं। और वो लोगों का ग्रुप जो होता है उनको ही हम ग्राम सभा कहते हैं। ये लोग ही इलेक्ट करते हैं और इनको ही हम ग्राम सभा कहते हैं। और ये लोग अपनी बात सुनाते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, ये लोग आकर अपनी बात कहते हैं, तब इनकी बातों को सुनकर ग्राम पंचायत एक्शन लेता है। पंचायत हम देख सकते हैं 3 टायर सिस्टम है, यानी कि गांव में 3 टाइप्स की लोकल गवर्नमेंट है। विलेज लेवल में जो सबसे छोटे गांव होते हैं वहां पर ग्राम पंचायत होती है। ये लोग काम करते हैं और ये लोग जो पॉलिसीज़ बनाते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल यानी कि थोड़ा सा बड़ा, विलेज से बड़ा लेवल होता है, वहाँ पर पंचायत समिति होती है या फिर एक मंडल परिषद होता है। और ये लोग भी काम करते हैं और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में ज़िला परिषद होता है। यहाँ पर भी वो लोग पब्लिक जो ग्राम सभा की बातों को सुनकर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन जिस स्टेट के पास 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पर पंचायत समिति नहीं रखी जाती है ब्लॉक लेवल में। कंपोजिशन ऑफ द पंचायत, जो पंचायत होती है उसके अंदर लोग डायरेक्टली भी इलेक्ट होते हैं और इनडायरेक्टली भी इलेक्ट होते हैं। जो लोग डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं वो वार्ड मेंबर्स होते हैं, सरपंच होता है, और MPTC ZPTC मेंबर्स, ये लोग डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। लेकिन जो डेप्यूटी सरपंच है, चेयरपर्सन है और डेप्यूटी चेयरपर्सन है, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है मतलब जिन लोगों को पब्लिक ने इलेक्ट किया है वो लोग ही मिलकर आपस में इलेक्शन करते हैं और उनमें से ही कोई इंसान को डेप्यूटी सरपंच बनाते हैं, चेयरपर्सन बनाते हैं और डेप्यूटी चेयरपर्सन बनाते हैं।
रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हम देख सकते हैं कि पंचायत में एससीज एसटीज़ जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाता है सीट्स में, यानी कि उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाती है। और 1/3 सीट जो है 30% सीट यानी कि वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है। और यहाँ देख सकते हैं कि स्टेट ने ये भी कहा है कि बीसीज़ के लिए भी रिजर्वेशन की जानी चाहिए, लेकिन अब तक नहीं की गई है। लेकिन हमारी तेलंगाना स्टेट में 34% सीट्स जो है वो बीसीज़ के लिए रिज़र्व कर ली गई है और 50% ऑफ सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिज़र्व कर ली गई है हर पंचायती राज सिस्टम में। और पंचायत का ड्यूरेशन हर 5 साल के लिए होता है, यानी कि एक बार इलेक्शन होने के बाद ये 5 साल तक गवर्नमेंट चलती रहती है। और एक बार ये अगर बीच में ख़त्म हो जाती है, डिसोल्यूशन इसका हो जाता है, तो फिर से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं 6 मंथ्स में। सो यहाँ तक हमने बेसिक जान लिया है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत क्या है, लेकिन हम इसके बारे में आगे डिटेल्ड में बात करेंगे। सो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को देखते हैं, जो कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के रिलेटेड है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 1992 में बनाया गया था। इसमें भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि म्यूनसिपैलिटीज़ क्या होंगी। म्यूनसिपैलिटीज़ 3 तरह की होंगी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट होंगी हर स्टेट में, यानी कि यहाँ पर 3 टाइप की होंगी। एक होंगी नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। नगर पंचायत जहाँ पर सबसे छोटे सिटीज़ होते हैं, यानी कि जो सिटी में अब थोड़ा सा छोटा सिटी हो, जहाँ पर गांव से थोड़ा सा चेंज होकर वो सिटी की तरह बदल रहा हो, तो वहाँ पर ये टाइप की गवर्नमेंट होती है नगर पंचायत। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा बड़ा अर्बन एरिया हो, यानी कि थोड़ा सा टाउन टाइप का एक शहर हो, थोड़ा सा बड़ा हो, मीडियम साइज़ में, मीडियम जो डेवलप हो रहा है, वहाँ पर हम देख सकते हैं म्यूनसिपैलिटी होती है। और जो सबसे बड़े लार्ज अर्बन सिटीज़ होते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली और जो हैदराबाद, ये इस तरह के बड़े जगहों पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ हम देख सकते हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है, यहाँ पर भी लोग डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं और इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। मतलब जो पब्लिक होती है वो लोग डायरेक्टली किसको इलेक्ट करते हैं, वहाँ के मेंबर्स को, यानी कि वहाँ के काउंसिलर्स को नगर पंचायत के लिए इलेक्ट करते हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए इलेक्ट करती है। और वहाँ पर जो पब्लिक होती है वो पब्लिक ही कॉरपोरेटर्स को इलेक्ट करती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए। लेकिन इसके बाद जो लोग उनमें इलेक्ट हो चुके हैं वो लोग मिलकर एक इलेक्शन करते हैं और उनमें से ही एक कुछ लोगों को चेयरपर्सन बनाते हैं, वाइस चेयरपर्सन बनाते हैं और मेयर्स और डिप्यूटी मेयर्स भी बनाते हैं। जो लोग पहले एमएलए या फिर एमपी या फिर एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो रह गए हैं, वो लोग भी अब आकर इसके अंदर इलेक्शन लड़ सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एससी और एसटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दी गई है सीट्स में, और 1/3 ऑफ सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बीसीज़ के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे तेलंगाना में 34% सीट्स बीसी के लिए रिजर्व की गई है और 50% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की गई है अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ में भी। जैसे कि हमने देखा था गाँव में की जाती है, अब यहाँ पर भी इन लोकल बॉडीज़ में भी रिजर्वेशन होती है। सो हम देख सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन भी पंचायत की तरह ही है, और वहाँ पर जिस तरह से 5 इयर्स है, इसमें भी 5 इयर्स का इलेक्शन होता है, यानी एक बार इलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट 5 साल तक काम करती है। उसके बाद यहाँ पर अगर डिसोल्यूशन हो जाता है, अगर गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है, तो फिर से 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में इलेक्शन फिर से कंडक्ट किया जाता है। लेकिन अगर 5 इयर्स कंप्लीट होने को आ रहे हैं और अगर उस टाइम पीरियड में 6 महीने से कम का पीरियड बचा हुआ है, तो जब उस टाइम पर इलेक्शंस नहीं किए जाते हैं, उस टाइम पीरियड को ख़त्म होने का वेट किया जाता है, उसके बाद फिर से नए फ्रेश इलेक्शंस करते हैं। सो अगर कोई इंसान म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशंस होते हैं और डिसक्वालिफ़िकेशंस भी होते हैं। तो फर्स्ट है कि वो इंसान को 21 ईयर्स कंप्लीट करने चाहिए, यानी कि उसे 21 ईयर्स का हो जाना चाहिए, फिर वो इलेक्ट कर सकता है, यानी कि वो खड़ा हो सकता है और उसको लोग इलेक्ट कर सकते हैं। और वो उस एरिया का वोटर होना चाहिए, यानी कि वो हमेशा रेगुलरली इलेक्शन में वोट करते रहना चाहिए, तभी वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है। और उसने कोई दूसरी जगह प्रॉफिटेबल इनकम पोस्ट को नहीं संभालना चाहिए गवर्नमेंट में, वो कोई तरह की गवर्नमेंट जॉब दूसरी नहीं करना चाहिए। और उसने एक डिपॉजिट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि एक अमाउंट पे करना होता है इलेक्शन लड़ने के लिए। अब उसको पे करने के बाद ही वो खुद खड़ा हो सकता है। सो अब हम देखेंगे तेलंगाना पंचायती राज एक्ट क्या है 2018 का। सो हमारे तेलंगाना में भी हम देख सकते हैं 3 टायर की पंचायती राज सिस्टम है, यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम गाँव की गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर 3 लेवल्स में है। ग्राम पंचायत जो होती है वो, और मंडल प्रजा परिषद और ज़िला प्रजा परिषद।
यहाँ पर भी तेलंगाना में भी सेम क्वालिफ़िकेशंस और डिसक्वालिफ़िकेशंस है, यानी कि अगर आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए खड़े हो जाए और अगर आपको चाहते कि आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे तो आपको इन सभी चीज़ों को फॉलो करना होगा। आपको 21 ईयर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए और आपको उस एरिया का वोटर होना चाहिए और आपको गवर्नमेंट में कोई भी पोस्ट नहीं संभालनी चाहिए और आपको एक डिपॉजिट अमाउंट पे करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। और आपको 30 मई 1955 के बाद से 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं रखने चाहिए, यानी कि ये पहले ऐसा कहा जाता था कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ये एक चीज़ थी और अगर कोई इंसान अगर खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में तो उसको ज़्यादा किड्स नहीं रखने चाहिए। सो तेलंगाना में भी सेम रिजर्वेशन एक्ट है SC ST के लिए। 34% सीट्स BC के लिए और 50% सीट्स वुमेन के लिए रिज़र्व कर दी गई है और ये जो रिजर्वेशन है वो हर 2 साल में चेंज होती रहती है। और यहाँ पर भी सेम ड्यूरेशन है, 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था 6 मंथ्स के बाद अगर डिसोल्यूशन होता है, अगर गवर्नमेंट को हटा दिया गया है तो फिर से 6 मंथ्स में इलेक्शन वापस से किए जाते हैं। सो हम देख सकते हैं कि 29 आइटम्स मेंशन किए गए हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के और ये 29 आइटम्स पे ही गवर्नमेंट काम कर सकती है पंचायत की, जो कि 11th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर और सोशल वेलफेयर। इन टॉपिक्स पर ही गवर्नमेंट काम कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट। कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ ज़िला परिषद इन तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना में ज़िला परिषद होती है, जैसे मैंने बताया है डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए होती है। तो जो ज़िला परिषद होती है उसमें कुछ टाइप के मेंबर्स होते हैं। ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी कि जो पहले काम कर चुके हैं वो लोग, और को ऑप्ट मेंबर्स भी होते हैं। और ज़िला परिषद के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंबर्स भी होते हैं, ZPTC मेंबर्स। ज़िला प्रजा परिषद चेयरपर्सन भी रहता है और एक CEO भी होता है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। सो यहाँ पर ज़िला परिषद के बहुत सारे काम करने के पावर्स है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम इसको समझ लेते हैं। सो यहाँ पर जो ज़िला परिषद होता है वो लोग क्या करते हैं, जो मंडल प्रजा परिषद ने बजट्स बनाए हैं उसको ये लोग अप्रूव करते हैं। ये लोग देखते हैं और समझते हैं कि क्या हमें इतने पैसे की ज़रूरत है गांव में काम करने के लिए, उसके बाद ही ये लोग उस अमाउंट ऑफ बजट को अप्रूव करते हैं डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ये लोग फंड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो फ़ंड निकालती है, पैसे निकालती है और इन ज़िला परिषद के मेंबर्स को देती है और इनके हाथ में वो पैसा होता है और ये लोग जो मंडल प्रजा परिषद है उनको ये पैसा देते हैं ताकि वो लोग अपने गांव में डेवलपमेंट कर सके। और ज़िला परिषद के मेंबर्स मंडल प्रजा परिषद के मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और मिल के प्लान्स बनाते हैं और पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान्स बनाते हैं। और ये लोग मंडल प्रजा परिषद और ग्राम पंचायत के एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं और सुपरवाइज़ करते हैं। इनके पास टैक्स कलेक्ट करने का भी पावर होता है और ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं और बहुत सारे कामों को करते हैं जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड होता है। ज़िला परिषद जो है वो मंडल प्रजा परिषद और ग्राम पंचायत से ऊपर होती है, इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है और ये लोग गवर्नमेंट को एडवाइस भी करते हैं ताकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में थोड़ी सी मदद मिल सके। यानी कि ये लोग एडवाइसेस देते हैं गवर्नमेंट को और किस तरह से काम को आगे बढ़ाना चाहिए शहरों में और छोटे गाँवों में, उसके हिसाब से ही ये लोग प्लान्स बनाते हैं। प्लान बनाकर उस पर एडवाइस करते हैं और फिर मिलकर इसको प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। सो बलवंत राय मेहता कमेटी, ये एक कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 16 जनवरी 1957 को। और इसे इसलिए बनाया गया था ताकि ये लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्कीम NESS पर रिपोर्ट तैयार कर सके। और इन लोगों ने रिपोर्ट अपनी सबमिट भी की थी 24 नवंबर 1957 को और इनकी रिपोर्ट को NDC ने एक्सेप्ट भी किया था 1958 में। और इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि एक कंट्री में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, यानी कि गांव के लिए एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद है। अशोक मेहता कमेटी, ये भी एक कमेटी थी जो बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? जनता गवर्नमेंट के टाइम, यानी कि उस टाइम पर जनता गवर्नमेंट थी इंडिया में और इसे मोरजी देसाई लीड कर रहे थे और इन्होंने ही इस कमेटी को अपॉइंट किया था जिसके अंदर 13 मेंबर्स थे। 13 मेंबर्स की ये कमेटी थी। इसके चेयरमैन जो थे वो अशोक मेहता थे। 1977 में इन्होंने सजेशंस दिए थे कुछ, जो सजेशंस किसके रिलेटेड थे? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड थे इंडिया में। और इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए और रूरल इंडिया में इन्होंने भी यही कहा था। और इनकी कमेटी ने रिपोर्ट भी बनाई थी और सबमिट भी की थी 1978 में और उसमें 132 सजेशंस भी थे। LM सिंघवी कमेटी,
1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई थी और ये जब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने ही अपॉइंट किया था इस कमेटी को, जिसके अंदर ये कमेटी का काम था कि रिवाइटलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रिपोर्ट बनाने का था, जिसके अंदर देखना था कि क्या कोई कमियां रह गई है और किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इस कमेटी ने रिपोर्ट बनाया था और कुछ सजेशंस भी किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में, ताकि यहाँ पर अच्छे से इलेक्शंस किए जा सके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस तरह से अच्छे से काम कर सके उसके लिए सजेशंस इस कमेटी ने दिया था। और इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? LM सिंघवी थे। स्टेट इलेक्शन कमीशन, हमारी स्टेट की खुद की एक इलेक्शन कमीशन है, हर स्टेट में होती है। तो यहाँ पर तेलंगाना पंचायती राज एक्ट 2018 में बताया गया है कि तेलंगाना की भी एक सेपरेट तेलंगाना की स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो कि इलेक्टोरल रोल्स तैयार करती है और ये लोग ही इलेक्शन कंडक्ट करते हैं हर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। और हर स्टेट इलेक्शन कमीशन का एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है और इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पर। स्टेट फिनेंस कमीशन, ये स्टेट फिनेंस कमीशन भी 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट की जाती है और इसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर। और ये इसके एक चेयरमैन होते हैं और इसके 4 मेंबर्स होते हैं और इनका एक मेंबर सेक्रेटरी भी होता है। स्टेट फिनेंस कमीशन मेथड सजेस्ट करती है जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट्स अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सही कर सकते हैं। ये लोग पैसे प्रोवाइड करते हैं और पैसों को किस तरह से मैनेज करना चाहिए उसके बारे में आइडियाज़ देते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 ZD, यानी कि जो हर एक स्टेट होता है उसके पास एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है। ये लोग प्लान्स बनाते हैं और पंचायत को देते हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ को प्लान बना कर देते हैं। ज़िला प्रजा परिषद के चेयरमैन ही इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के कन्वीनर हो सकते हैं। सो लोकल गवर्नमेंट्स को हम ग्रास रूट गवर्नमेंट भी कहते हैं। सो ग्राम पंचायत एक बेस स्ट्रक्चर है, यानी कि ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, और ये एक विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस को कवर करता है। और ग्राम पंचायत एक लेजिस्लेटिव या एक डेलिब्रेटिव बॉडी है, यानी इनका काम फैसले लेना होता है और कुछ नए नए चीज़ों को लाना है, इसके ऊपर डिस्कशंस करना है। ग्राम पंचायत की मीटिंग वंस इन ए मंथ कंडक्ट की जाती है और इसकी मीटिंग्स को कौन कंडक्ट करता है? सरपंच इसकी मीटिंग्स को प्रिजाइड करता है, या अगर वो एब्सेंस हो तो उसकी एब्सेंस में ऊपर सरपंच कंडक्ट करता है। ग्राम सभा, मैंने जैसे आपको कहा था कि जो लोग 18 ईयर्स के अबव है जो इलेक्शन के लिए वोटिंग करते हैं वो लोगों को ही हम ग्राम सभा में लेते हैं और उन्हीं लोगों के नेम्स इलेक्टोरल रोल्स में भी लिखे जाते हैं उस पंचायत की। और जो ग्राम सभा होती है इन लोगों में भी मीटिंग कंडक्ट की जाती है वंस इन 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीनों में एक बार इनकी भी मीटिंग कंडक्ट की जाती है और इसकी मीटिंग्स को भी सरपंच प्रिजाइड करती है और सरपंच का काम होता है इनकी बात को सुनना और इनकी बात को ग्राम पंचायत में लेकर जाना। और इसके साथ एक पंचायत सेक्रेटरी भी होता है जो कि गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होता है। पंचायत सेक्रेटरी एक एजेंडा बनाता है, यानी कि एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसके अंदर सभी परेशानियों को लिखा जाता है, ग्राम सभा की बातों को रिकॉर्ड किया जाता है और उस बातों को आगे ले जाकर वो ग्राम पंचायत में डिस्प्ले करता है। सरपंच पहला इंसान है गांव का और पॉलिटिकल हेड है ग्राम पंचायत का, यानी कि इसी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती है पंचायत की। और इसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है, इसको पहले जो लोग इलेक्टेड हो जाते हैं, जो लोग इलेक्ट किए जाते हैं वोटर्स से, उन लोगों के बीच इलेक्शन किया जाता है और वो लोग इसको इलेक्ट करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। और इनके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है कि ये मीटिंग्स को कंडक्ट करना पड़ता है इनको ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की, और ये ज़िम्मेदारी इनके ऊपर होती है कि ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ उन प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की प्रॉब्लम्स को दूर करें। पंचायत सेक्रेटरी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। ये सरपंच की सबऑर्डिनेट होता है, यानी सरपंच के नीचे होता है, लेकिन ये सरपंच को और ग्राम पंचायत को हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में, यानी कि जो काम एग्जीक्यूट करने के होते हैं उसमें ये हेल्प करता है। और ये मीटिंग्स तो अटेंड करता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की, लेकिन उसमें हिस्सा लेता है डिस्कशंस में, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता है किसी भी रेजोल्यूशन में। मंडल परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर्स होते हैं। ये लोग मंडल प्रजा परिषद के होते हैं और ब्लॉक लेवल में काम करते हैं। सो बेसिकली MPTC का मतलब एक एरिया होता है जिसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है, और इस हर एक एरिया में से एक इंसान रिप्रेजेंटेटिव होता है जो खड़ा होता है इलेक्शन के लिए, और उस इंसान को लोग वोट करते हैं। तो वो लोगों को सीक्रेट बैलेट से वोट किया जाता है और उन लोगों को इलेक्शन में जीतने के बाद मेंबर बनाया जाता है मंडल प्रजा परिषद का। और इसमें रिजर्वेशंस भी है इस पोस्ट के लिए, SC ST BCs और वुमेन के लिए भी। मंडल प्रजा परिषद का एक प्रेसिडेंट होता है जिसको मंडल प्रजा परिषद प्रेसिडेंट कहा जाता है। मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर MPDO, ये एक पंचायत सेक्रेटरी की तरह गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, यानी कि इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इसका काम होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं मंडल प्रजा परिषद में उसके लिए
MPDO रिस्पॉन्सिबल है। ज़िला परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी मेंबर ZPTC, ये भी MPTC की तरह होते हैं, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है जहाँ पर हर एक इंसान खड़ा होता है रिप्रेजेंटेटिव, उसको लोग ZPTC कहते हैं और उसको लोग वोट देते हैं सीक्रेट बैलेट से। वोट देने के बाद उस इंसान को इलेक्ट कर दिया जाता है और उस इंसान को ZPTC कहा जाता है। जैसे पंचायत सेक्रेटरी होता है और MPDO होता है, उसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये ऑफिसर गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये ज़िला परिषद पर काम करे और ये ज़िला परिषद के रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इस पर होती है। जिस तरह से सरपंच पंचायत के लिए होता है, उसी तरह अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए मेयर होता है। मेयर भी फर्स्ट पर्सन और पॉलिटिकल हेड है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस का, और इसको 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है और यहाँ पर भी इसे इनडायरेक्ट इलेक्शंस के साथ इलेक्ट किया जाता है। हर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक मेयर और एक डिप्यूटी मेयर होता है जिसको काउंसिलर्स और कॉर्पोरेटर्स इलेक्ट करते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस में ये मेयर एक बार मीटिंग कंडक्ट करता है, हर महीने में एक बार। हर स्टेट में बहुत सारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, सिटीज़ के बेस्ड पर होते हैं, यानी कि जितने बड़े सिटीज़ है वहाँ पर एक एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है। तो हमारे तेलंगाना में 13 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये 2 बहुत ज़्यादा बड़े हैं और फेमस है। और यहाँ पर और दूसरे भी है, जैसे कि करीमनगर में, खम्मम में, निज़ामाबाद, रामनगुंडम, बदंगपेट, बंडागुड़ा, मीरपेट, बुडुप्पल, जवाहर नगर, पीरसादीगुड़ा और निज़ामपेट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक एक तरह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस बनाए गए हैं। गाइज़, हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप TS इंटर फर्स्ट ईयर या इंटर सेकेंड ईयर के हैं तेलंगाना के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप दूसरे वीडियोस को सभी को देख सकते हैं। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स मिलेंगे।